नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों फिल्लर फोरम के इस मंच पर। फिल्लर फोरम ये मंच हमारा साथियों समर्पित है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर तैयारी करवाई जाती है एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की। ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ साथियों, बल्कि हिस्ट्री विषय से जुड़े हुए किसी भी सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो स्टेट लेवल के हो चाहे वो नेशनल लेवल के हो, ठीक है, जैसे कि केवीएस है, डीएसएसबी है, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी इत्यादि के एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट के आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का लिंक आपको नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक दूसरा, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं साथियों फिल्लर फोरम के ऐप के माध्यम से, प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, और फिल्लर फोरम की वेबसाइट के माध्यम से वहाँ से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास में चलते हैं साथियों। मौर्य काल हमारा चल रहा है, सभी साथियों को पता होगा जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि प्रियंका है, अपर्णा है, प्रेरणा है, सोनू है, मोनू है, नीरज है और फातिमा है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं, जो एलिना जैनवर है, उनका नाम याद आ गया, तो और भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं। ठीक है, तो मौर्य काल में हमारा लास्ट चैप्टर है, आज लास्ट टॉपिक है मौर्य काल का। आज इसको क्लियर कर देते हैं हम। इससे पहले हमने मौर्य काल में पढ़ाया था साथियों आपको आर्थिक सामाजिक दशा, आर्थिक दशा और राजनीतिक दशा, और उनके प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी, सारी चीज़ों को अपने एक एक करके डिस्कशन कर लिया है साथियों, ध्यान दीजिए। और जो बचे गए थे उनका हमने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया था, उनसे संबंधित जानकारी हमने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दी है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और उन सब चीज़ों को देख सकते हैं। वहाँ पे हमने बहुत सारी बुक्स भी पीडीएफ बुक्स की पीडीएफ भी डाली है साथियों। 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की एनसीईआरटी पोस्ट की हुई है पीडीएफ में, आप जाकर देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिसको चाहिए वो ले सकता है। ठीक है, तो मौर्य काल में हमारा आज का टॉपिक है साथियों, अलग अलग टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो कल एक चीज़ रह गई थी कि कृषक हमारा कृषि प्रधान हमारा समाज था साथियों। तो विद्वान क्या कहते हैं उद्योगों के बारे में, कि कौन सा कार्य, कौन सा रोजगार सर्वोत्तम माना गया है, तो उसके बारे में हमारे यहाँ पर धारणा है, लोकमत है कि उत्तम खेती मध्यम बान, करे चाकरी कुकर निधान। यानी कि उत्तम खेती रोजगार में सर्वोत्तम जो माना गया है रोजगार, वो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ रोजगार जो माना गया है वो सर्वोत्तम है। किसानी, खेती बाड़ी और उससे जुड़े हुए सभी प्रकार के प्रोसेस जो हैं वो सर्वोत्तम माने गए हैं रोजगार में। दूसरा, मध्यम बान मतलब व्यापार, दुकानदारी, अपना काम को, चाहे आप किसी भी प्रकार से हो, चाहे वह मैन्युफैक्चरिंग में हो चाहे सर्विस सेक्टर में हो, अपना काम जिसका होता है, चाहे वो रेडी लगाता हो सब्जी की, फल फ्रूट बेचता हो, वो सबसे बेस्ट का दूसरे नंबर पे माना गया है। तीसरा कौन सा हो गया, बच गया हमारा उत्तम खेती मध्यम बान, करे चाकरी कुकर निधान, अर्थात नौकरी सबसे निष्कृष्ट माना गया है साथियों रोजगार में, कि जो दूसरों का नौकर बनता है वो सबसे तीसरे दर्जे का कार्य माना गया है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है साथियों, मोस्टली लोग नौकरी के ही पीछे दौड़ते हैं, नौकरी के लिए ही तैयारी करते हैं और नौकर ही बनना चाहते हैं। यही मेजर कारण है साथियों कि हमारे यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप पैदा नहीं होते, बड़े बड़े बिजनेसमैन पैदा नहीं होते, बड़े बड़े नौकर जरूर पैदा होते हैं, नौकरशाही जरूर पैदा होती है। चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का देख लीजिए, चाहे गूगल का सीईओ देख लीजिए, पेप्सिको की इंदिरा नूई थी कुछ टाइम पहले, अभी चेंज हो गया। खैर, बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ जो है वो इंडियंस है, नौकरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, अपना खुद का बिजनेस में कम ध्यान रहता है। यही कारण है कि बाहर जाके नौकरी कर लेंगे, यहाँ पर नहीं कर सकते, यहाँ डेवलप नहीं होता हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये था। तो अब हम चलते हैं जरा हमारे डिस्कशन पे। सड़क मार्ग, एक मिनट साथियों, अच्छा तो हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे ना साथियों सड़क मार्ग साथियों, उस समय के 4 प्रमुख मार्ग थे संचार के साधनों में, यातायात के साधन जो थे, आवागमन जो होता था, 4 प्रमुख मार्ग थे, बड़े बोले तो हाईवे कह सकते हैं आप आधुनिक संदर्भ में उनका। ठीक, कौन कौन से थे? पहला था साथियों उत्तरापथ के नाम से, जिसका कि जो कि जोड़ता था पुरुषपुर को ताम्रलिप्ति से। पुरुषपुर बोले तो पेशावर जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है साथियों, और ताम्रलिप्ति जो कि मिदनापुर जिले बंगाल की खाड़ी वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, तो इसकी लगभग लंबाई 1300 मील मानी गई है साथियों उस समय के अनुसार। कितनी लंबाई? 1300 मील। ठीक है, तो बहुत लंबा हाईवे था ये। दूसरा दक्षिणापथ जो कि दक्षिण की तरफ जाता था,
श्रावस्ती से लेकर के प्रतिष्ठान, श्रावस्ती पढ़ाया था अभी हमने आपको, मत भूलिए, उत्तर प्रदेश में है, उसको बोलते हैं जेतवन विहार, साहित्य महित भी बोल देते हैं, जेतवन विहार जहाँ के साक्ष्य मिले हैं, वो श्रावस्ती से लेकर प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान बोले तो पैठन, जो कि कभी सातवाहनों की राजधानी हुई थी, बाद में चल करके महाराष्ट्र में है पैठन, या प्रतिष्ठान बोल देते थे उस समय में, ठीक है। भृगुकच्छ तीसरा जो था सड़क मार्ग जो, वो था साथ ही भृगुकच्छ से लेकर के मथुरा को जोड़ता था। भृगुकच्छ बोले तो बड़ौच गुजरात में है, और मथुरा सब जानते होंगे उत्तर प्रदेश में है, कृष्ण की नगरी है, ठीक है। चौथा चंपा, अंग की देश की राजधानी चंपा, चंपा से लेकर के कौशाम्बी होता हुआ सिंधु सोवीर तक जाता था, चंपा से लेकर के कौशाम्बी होता हुआ उत्तर प्रदेश में, और सिंधु सोवीर जो कि पाकिस्तान में वहाँ तक जाता था, ये भी काफ़ी लंबा सड़क मार्ग था। तो ये 4 प्रमुख राजमार्ग थे साथियों उस समय के, किस समय के, मौर्य काल के। क्लियर हो गया। दूसरा, अब बंदरगाह कौन कौन से थे, जहाँ से पोर्ट है, जहाँ से व्यापार होता था पानी के जहाज़ों के थ्रू, ठीक है। तो पश्चिमी तट पे और पूर्वी तट पे हर साल आपको 2 बंदरगाह रहे हैं साथियों, हर समय पे, चाहे वो गुप्त काल हो, चाहे मौर्य काल हो, चाहे उससे पहले का महाजनपद काल हो, ठीक है। 2, क्योंकि दक्षिण भारत को अगर आप देखोगे तो एक तरफ में पूर्वी तट है जो कि वेस्ट बंगाल के नीचे पड़ता है, पूर्वी तट हमारा, और पश्चिमी तट पड़ता है हमारा केरला कर्नाटका से ऊपर गुजरात, और इससे ऊपर तक का लगा लीजिए आप, समुद्र के किनारे किनारे जो है। अगर हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता तो हम आपको उसका ज्योग्राफिकल एरिया भी दिखा देते, लेकिन फिलहाल इसी से काम चलाना पड़ रहा है, ठीक है। बंदरगाह पश्चिमी तट पर कौन कौन से बंदरगाह थे साथियों, बारी बेगम सबसे प्रमुख बंदरगाह था, बारी बेगम पश्चिमी तट का, जो कि सिंध में पड़ता है। सिंध बोले तो आधुनिक पाकिस्तान, सिंधु देश, सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, वहाँ पे है बारी बेगम बंदरगाह। दूसरा भृगुकच्छ बड़ौच गुजरात में है, जो कि इसको कि यूनानियों ने बेगी राजा कहा है, क्या कहा है, बेगी राजा यूनानियों ने, ठीक है। आधुनिक नाम बड़ौच है, उस समय पर भृगुकच्छ या भृगुकच्छ बोला जाता था। कच्छ शब्द से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए साथियों, कच्छ जो है गुजरात में है। तो ये आते हैं, नेट का आया हुआ क्वेश्चन है मैच मेकिंग के अंदर, कि पूर्वी तट के बंदरगाह कौन कौन से हैं और आधुनिक नाम क्या है उनका, और पश्चिमी तट के बंदरगाह कौन कौन से, उसका आधुनिक नाम क्या है, ठीक है, और कहाँ कहाँ उनकी स्थिति थी, तो इसको अच्छे से देख लीजिए आप। दूसरा सोपारा, जिसका कि प्राचीन नाम शूरपारक था, सोपारा का प्राचीन नाम शूरपारक था, ठीक है। और एक सेमिल्ला, ये 4 प्रमुख बंदरगाह थे पश्चिमी तट के उस समय के, मौर्य काल के। दूसरे नंबर पे पूर्वी तट, पूर्वी तट पे हमारा कौन कौन सा आ जाता है साथियों, सबसे पहले पाता ताम्रलिप्ति, तामलुक, वही जो हमने बताया ये सड़क मार्ग से भी जुड़ा हुआ था और बंदरगाह पानी के मार्ग से भी जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो ताम्रलिप्ति, तामलुक, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। दूसरा सोपात्मा, ये एक छोटा बंदरगाह था पूर्वी तट का, ठीक है। तो ये जो थे साथियों व्यापार करने के लिए जुड़े होते एक दूसरे के साथ में, ठीक। यहाँ से व्यापार फैलता था, हमारे शिप यहाँ से आते थे सामान लेकर के दूसरी जगह जाते थे, कॉमन बात सबको पता होगा, ठीक है। अब हाँ, यहाँ पर एक बात और बताते हो, तो मैगस्थनीज जिक्र मैगस्थनीज कहता है साथियों, मैगस्थनीज की इंडिका में बहुत सारा उल्लेख मिलेगा आपको, अगर बहुत अच्छी बात है, अगर आप उसको PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई है उसने, किसने, मैगस्थनीज ने। तो उसमें वो कहता है कि इंडिया के लोग, भारत के लोग जो थे ना साथियों, यूनान तक जाते थे व्यापार करने के लिए, यूनान तक जाते थे व्यापार करने के लिए, जो कि कपड़े तक उसने लिखा है, कपड़े कैसे पहनते थे, जूते उसने लिखा सफ़ेद जूते पहनते थे हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग उस समय सफ़ेद जूते पहन करके व्यापार करने के लिए जाते थे यूनान में, उसने उल्लेख किया है इन चीज़ों का, ठीक है। बिक्री कर क्या था उस समय का, बोले तो सेल्स टैक्स, आधुनिक संदर्भ में सेल्स टैक्स उस समय का बिक्री कर। तो बिक्री कर जो क्या था, देसी वस्तुओं के ऊपर जो 4% टैक्स लगता था साथियों, देसी वस्तुएं भारत की जो वस्तुएं पैदा होती थी उनके ऊपर जो टैक्स, सरकारी जो टैक्स था वो था 4%, और आयात इम्पोर्ट जो होता था, इंपोर्ट जो व्यापार में, इंपोर्टेड में जो व्यापार होता था उन पे लगता था आयात का 10%, इंपोर्ट ड्यूटी बोले तो आज के संदर्भ में इंपोर्ट ड्यूटी कितनी लगती थी, 10%। और ब्याज दर क्या थी साथियों उस समय की, ब्याज दर नॉर्मल रूप से साथियों 15% वार्षिक थी, 15% वार्षिक या 1.2% मासिक, 15% वार्षिक और 1.2% मासिक महीने की ब्याज दर। ये नेट का आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में मिल जाएगा आपको PY को, अगर आप देखोगे तो मासिक दर कितनी थी, 1.25, ठीक है। और जो मैगस्थनीज साथियों यहाँ पे बताता है हमें, मैगस्थनीज की अगर जो चोरी करते थे टैक्स की, जो टैक्स नहीं चुकाते थे, बिक्री कर नहीं देते थे, उनको मृत्युदंड का प्रावधान था, सजाएं कठोर थी,
चाणक्य ने भी अर्थशास्त्र में लिखा साथियों, सजाएं कठोर थी, इसीलिए समाज डेवलप कर पाया। जहाँ जहाँ कानून का शासन चलता है ना साथियों कठोरता से, वह समाज अपने आप डेवलप हो जाता है। ठीक है, जरूरत से ज़्यादा नहीं, साधारण रूप से अगर कठोर होता है शासन तो समाज डेवलप होता है, कानून प्रक्रिया जो होती है। ठीक है, मैं ये मासिक था, ब्याज दर हमारी हो गई, ये हो गया। अब इधर देख लेते हैं, दूसरा टॉपिक आता हमारा सिक्के। सिक्के को साथियों रूप कहा गया है अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सिक्कों को क्या कहा गया है? रूप। रूप से रुपये, रुपया, और आधुनिक रुपया भी वहीं से निकल के आया है, संस्कृत का शब्द है रुपया, रूप, वो फेस, रूप। हालांकि संस्कृत में साथियों बहुत सारे अर्थ निकलते हैं कि चीज़ों के, जैसे कि कोटि, कोटि का करोड़ भी निकलता है, कोटि का प्रकार भी निकलता है। इसी प्रकार से रूप, एक फेस वाला रूप, रंग रूप, और एक रुपया वाला रूप। तो यहाँ पे रूप सिक्के वाला रूप के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राचीनतम जो मुद्रा शास्त्र के ऊपर जो ग्रंथ लिखा गया साथियों उसको बोला गया रूप शास्त्र। उसका क्या नाम है? रूप शास्त्र। किसका? प्राचीनतम मुद्रा शास्त्र के ऊपर जो ग्रंथ लिखा गया है। क्लियर? सिक्कों की ढलाई। अब अर्थशास्त्र में चाणक्य क्या कहता है साथियों, कि चाणक्य कहता है कि कोई भी व्यक्ति टकसाल अधिकारी को 13.5% ब्याज दे करके, 13.5% ब्याज की दर दे करके अपना सिक्के डलवा सकता था। क्या डलवा सकता था? सिक्के डलवा सकता था टकसाल में, जहाँ पर सिक्के डाले जाते हैं उसको टकसाल बोलते हैं। ठीक है, और किसके थ्रू? लक्षणाध्यक्ष के थ्रू। लक्षणाध्यक्ष जो होता था ना साथियों, वो टकसाल का अधिकारी होता था। टकसाल के अधिकारी को क्या बोलते हैं? लक्षणाध्यक्ष। ठीक है, और कितने प्रकार के सिक्के डाले जाते थे साथियों टकसाल में? पण, अर्धपण, पाद और अर्धपादिक। बोले तो देखिए, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ साथियों, अभी तक जो है मौर्यकालीन कोई भी सोने का सिक्का नहीं मिला है। हालांकि स्वर्ण और उसका जिक्र आया है, सोने के सिक्कों का उल्लेख मिलता है, लेकिन अर्थशास्त्र में नहीं मिलता है। अर्थशास्त्र में किसी भी प्रकार के सोने के सिक्के का कोई उल्लेख नहीं मिलता है साथियों। फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको। चांदी के सिक्कों को उल्लेख मिलता है, जिनको पण, धर्ण या कारछापण कहा गया, और मासिक और काकणी जो कि तांबे के सिक्के होते थे, उनका उल्लेख मिलता है। और वो भी पंचमार्क सिक्के होते थे साथियों, आहत सिक्के, ठप्पा से जो बनाए जाते थे, ठप्पा करके डाई से जो बनाए जाते थे ना, वो सिक्के, उन सभी प्रकार के सिक्के मिले हैं। और उनके ऊपर चित्रांकित है, चित्र बने हुए थे, जैसे कि सांप का, मोर का, मछली का, वेदिकाओं से घिरे हुए पेड़ का है। इस प्रकार से अलग अलग बहुत सारे चिन्हों से युक्त सिक्के मिले हैं। सोने का कोई भी सिक्का मौर्यकालीन अभी तक नहीं मिला है, ध्यान दीजिए। क्लियर? तो पण जो था वो चांदी का सिक्का हुआ करता साथियों। पण का आधा अर्धपण, पण का आधा अर्धपण, यानी कि 1 रुपये का आधा 50 पैसे, 50 पैसे का आधा उसको और छोटा कर दिया, पाद 1/4, 25 पैसे, 25 पैसे का और आधा कर दिया, 12.5 पैसे, 12.5 पैसे, तो कितना हो जाएगा? 1/8 पण। बोलेंगे क्या उसको? अर्धपादिक। इस पाद का भी आधा कर दिया। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 प्रकार के सिक्के, किसके? चांदी के। क्लियर? दूसरा लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष जो था, अभी बताया हमने कि आपको राज्य के टकसाल का अधिकारी था। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, जितने भी अधिकारी हैं 18 प्रकार के हैं, और जितने भी मेन प्रकार के अधिकारी हैं मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। रूपदर्शक। रूपदर्शक जो था साथियों, मुद्राओं का परीक्षण अधिकारी था, जो कि करेंसी की वैल्यू जांच करता था, मिलावट तो नहीं है करेंसी के अंदर, वो चेक करता था। ठीक है, सौवर्णिक। सौवर्णिक जो था साथियों, लक्षणाध्यक्ष का सहयोगी था। जो टकसाल का अधिकारी जो था ना साथियों, लक्षणाध्यक्ष, इसका सहयोगी था। कौन? सौवर्णिक। ठीक है, और इसको राज स्वर्णकार कहा गया है। क्या कहा गया है इसको? राज स्वर्णकार, राजकीय स्वर्णकार, यानी कि राजा के द्वारा नियुक्त किया गया स्वर्णकार। ठीक है, जैसे कि अभी भी जब से साथियों जीएसटी आया है ना, सुनारों के अंदर बहुत भगदड़ मची हुई है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ को सरकार धीरे धीरे अपने कंट्रोल में ले रही है, और इनको एक पैटर्न दे दिया गया है कि आपने इन ये नियम फॉलो करने हैं। नहीं तो साथियों पूरा दिल्ली के अंदर आप जाकर देखिए कितना बुरा हाल है, सुनारों ने कर रखा है वहाँ पर। चांदी के और सोने के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है दबा करके, जिसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। सारा माल कच्चे में चलता है। जब से ये नोटबंदी हुई है, जब से ये जीएसटी सिस्टम आया है ना, धीरे धीरे करके सरकार शिकंजा कसती जा रही है चारों तरफ से, कि इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, कि सारे जो 2 नंबर का काम है वो रुक जाए, लीकेज सिस्टम वो रुक जाए, और लोग धीरे धीरे करके जो है टैक्स सिस्टम में आ जाएं, सरकार के ऊपर नजरें बने, सरकारी सिस्टम के अंदर आ जाए, ताकि सरकार उस हिसाब से ही अपना कानून बनाए। ठीक है, ताकि लोगों को भी ईजी हो और उनको
एक 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 ना साथियों क्या होता है कि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए ना कुछ नियम कानून बनते हैं। जैसे कि अभी जनगणना होनी थी 2021 के अंदर, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाई, लेकिन कुछ लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। कर रहे नहीं कर रहे, हुआ था मामला। तो कहां थे हम, सौवर्णिक हो गया हमारा। एक सिक्के, अब कितने प्रकार के सिक्के साथ उनको पर बारी बारी करके हम डिस्कशन कर लेते हैं। सिक्कों के प्रकार, तो निष्क या सुवर्ण, सोने के सिक्के को क्या कहा गया है साथियों, निष्क या सुवर्ण, मौर्यकालीन। लेकिन फिर सोने का सिक्का कहलाता, लेकिन अभी तक मिला नहीं है हमें भी। अभी तक के शोधों में, अभी तक का जो एट द प्रेजेंट टाइम पीरियड है उसमें अभी तक का कोई मौर्यकालीन सोने का सिक्का नहीं मिला है। साहित्यिक उल्लेख जरूर मिलते हैं, अर्थशास्त्र में चाणक्य ने भी नहीं लिखा है। क्लियर। दूसरा जो सिक्का साथियों, पर्ण धरण या कारशापण, पर्ण धरण या कारशापण जो होते थे वो चांदी का सिक्का होता था साथियों। अभी मैंने बताया आपको, जो कि आहत सिक्के बोलते थे, उनको पंचमार्क सिक्के बोलते हैं। ठप्पा करके बनाए हुए सिक्के। दो तरीके होते हैं साथियों सिक्के बनाने के। एक तो होता है ठप्पा मार करके, चांदी की बड़ी शीट ले लीजिए आप, उसमें से काट लीजिए, ठप्पा मार मार के काट लीजिए, और उसके ऊपर फिर डाई से निशान बना दीजिए आप। मोहर पे ऊपर निशान लगा करके लोहे की मोहर ले लीजिए, उसके ऊपर चांदी, लोहा ज़्यादा मजबूत होता, चांदी थोड़ी हल्की होती, तो उसके ऊपर खोद लेते हैं लोहे के ऊपर। जैसे मछली का चिन्ह बना लिया, सूर्य का चिन्ह बना लिया, चंद्रमा का चिन्ह बना लिया, और उसके ऊपर ठप्पा कर करके वो पंच मार्कर बोलते हैं इस प्रोसेस को। एक दूसरा प्रोसेस होता है डलाई। डलाई बोले तो चांदी ले लिया आपने, कच्ची चांदी, उसको पिघला लिया, पिघला करके सांचों में भर करके सांचे बना लिए। पहले आपने सांचे बना लिए, सांचों के अंदर डिजाइन विजाइन जो भी आपका था वो कर लिया, और उसके अंदर ढाल करके ठंडा कर लिया, तो वो डल गए सिक्के। तो दो प्रकार होते हैं मेन सिक्कों को डलाई के, एक तो ढालना और एक पंचमार्क, दो। क्लियर। तो धर्ण, पर्ण धर्ण कारशापणी चांदी के सिक्के होते हैं जिनको आहत सिक्के बोला गया है। ठीक है। माशक जो है ना साथियों, ये तांबे का सिक्का होता था। माशक जो होता था वो ताम्र सिक्का है, तांबे का सिक्का होता था। इससे छोटा और सिक्का जो होता था ना साथियों, चौथे नंबर पे 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे काकणी बोलते थे। क्या बोलते थे, काकणी। काकणी जो है माशक से भी छोटा सिक्का होता था, माशक से भी छोटा सिक्का होता था काकणी। काकणी जो कि छोटे छोटे तांबे के सिक्के होते थे। दो ही प्रकार के सिक्के मिले हैं अभी तक, तांबे के और चांदी के, पर्ण धरण कारशापण या फिर माशक और काकणी। क्लियर। ठीक है। अच्छा, अब मौर्य कला भी जिक्र कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं साथ ही थोड़ा सा मौर्य कला। देखिए साथियों, मौर्य का जो कला है ना, बहुत विशाल साम्राज्य था मौर्य। ठीक है। उसमें बहुत सारी कलाएं फली फूली हैं उसके अंदर। तो दो धाराएं निकल करके आई सभी प्रकार, सभी क्या बोलते हैं समाज में होता है। एक तो सरकारी नियंत्रण के थ्रू, जो जिसको कि राजकीय संरक्षण प्राप्त होता है, जो कि राजा ऑर्डर दे करके बनवाता है। दो ही कंस्ट्रक्शन होते हैं ना आज भी, जैसे कि तो एक तो सरकारें बनवाए एक चीज़, एक आदमी, एक लोग अपनी तरफ से खुद बनाने लग जाएंगे उन दूसरी चीज़ों को। तो एक राजकीय और दूसरा लोकमत, लौकिक, लोग जिसको बनाते हैं, लोक कला। मौर्य कला में राजकीय कला, और दूसरी कौन सी, लोक कला। लोक कला के दो रूप थे, कौन कौन, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां और मिट्टी की मूर्तियां, मृण मूर्तियां। ये दो लोक कला में दो लोग, जो आम लोग, जो साधारण लोग बना सकते थे ना, वो दो तरह की चीजें बनाते थे। एक तो यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां और मृण मूर्तियां। मृण मूर्तियां बोले तो मिट्टी की मूर्तियां। मिट्टी की मूर्तियां बहुत मिली हैं, इस समय की भी मिली है, और इससे पहले की भी मिली, और इसके बाद की भी मिली है। ठीक है। तो मृण मतलब मिट्टी, मिट्टी से चिकनी मिट्टी, गीली मिट्टी के बना करके उसको पका लिया जाता था। तो कच्चे ही बना लेते थे, डिजाइन विजाइन जो भी चित्रकारी करते थे, और या फिर उनको भट्टी में या आवा में पका लिया जाता था। तो वो मिट्टी के खिलौने हैं, बर्तन हैं, डिजाइन वगैरह जो भी बनाते थे वो मिले। और यक्ष यक्षिणी क्या होता था, यक्ष यक्षिणी खासतौर से ये बुद्ध दर्शन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। बुद्ध को अगर आप देखोगे तो उसके आसपास जो परिचारिकाएं होती हैं, औरतें होती हैं, और बड़े बड़े एक प्रकार से, हम तो उनको राक्षस बोल देते हैं एक प्रकार से, ठीक, लेकिन राक्षस नहीं होते, वो यक्ष और यक्षिणी होती हैं। मेल कैंडिडेट यक्ष, फीमेल कैंडिडेट यक्षिणी। देवताओं से नीचे इनका स्थान रखा गया है। बुद्ध दर्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और बुद्ध का जो स्थान है वो बुद्ध दर्शन में देवताओं से ऊपर रखा गया है, बुद्ध का स्थान बुद्ध दर्शन में। क्लियर। मिट्टी की मूर्ति हो गई। अच्छा, मौर्य कला में राजकीय कला कौन कौन सी थी, जो राजाओं के द्वारा जो बनाई गई हैं साथी, उनको राजकीय कला बोल देते हैं हम। कौन कौन सी हैं, क्या क्या बनवाए थे। राजप्रसाद नंबर 1 पे। राजप्रसाद बोले तो राज दरबार, जहाँ पर राजा बैठता है, लोगों की फरियादें सुनता है। जैसे कि आज का हमारा संसद भवन लगा लीजिए, सरकारी तो बनवाती है ना, अब नया संसद भवन बन के तैयार हो रहा है। संसद के दो चीज़ें हैं, सबको पता होगा, लोकसभा और राज्यसभा।
ठीक है ना, लोकसभा और राज्यसभा। तो राजप्रसाद हो गया। स्तंभ हमारे पिल्लर, राजाओं ने अपने अपने, जैसे कि अशोक ने बहुत ज़्यादा खुदवाए पिल्लर्स मिले हैं, स्तंभ लेख मिले हैं। गुफा, गुफा लेख या गुफाएं राजा ही बनवाते थे साथियों। दशरथ ने और अशोक ने बनवाई थी बराबर, गया बिहार के अंदर पहाड़ियों में गुफाएं आजीविकों को दी थी दान में। ठीक है, स्तूप, स्तूप बनवाए हैं साथियों राजाओं ने। स्तूप के और भी हैं, बताता हूँ अभी। और विहार, विहार देख सकते हो बुद्ध दर्शन में आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी, विहार, चैत्य और स्तूप। ठीक है, विहार वो होते थे जहाँ पर बुद्धिस्ट लोग बुद्धिस्ट लोगों के रहने के लिए जो स्थान होता था, काफ़ी बड़ा होता, रहने का जो कैंपस होता था, बोले तो रेजिडेंशियल कैंपस जो होता था, वो मल्टी स्टोरी भी होता था और नॉर्मल भी होता था, तो उसे बोलते थे विहार। एक बात। दूसरी बात, चैत्य, बुद्ध से जुड़े हुए जितने भी लोग हुए हैं और महात्मा बुद्ध की चिता बना करके जहाँ पर लोगों को जला दिया जाता है साथ, और उसके ऊपर जो स्तूप बना दिया जाता है ना पूजा वूजा करने के लिए, उसे कहा गया चैत्य, क्योंकि चिता से संबंधित है, चिताओं के ऊपर जो बनाया गया वो चैत्य। और नंबर 3 पे आता है हमारा स्तूप। स्तूप जो होता है साथियों, स्तूप अभी बताऊंगा, इसके आगे इसके डेफिनेशन थोड़ा सा बता देता हूँ अभी आपको। स्तूप कोई ओनली सिर्फ और सिर्फ बुद्ध दर्शन से जुड़ा हुआ नहीं है। नंद काल में महापर नंद से लेकर के गणानंद तक के जो शासक थे सभी जैन धर्म को मानने वाले थे, और साथ ही उनके समय में उल्लेख मिलता है कि उन्होंने 5 स्तूप बनवाए थे जैनियों के लिए। किनके लिए? जैनियों के लिए 5 स्तूप बनवाए थे उन्होंने, किन्होंने? नंद शासकों ने। ठीक है, और स्तूप का प्राचीनतम उल्लेख, साहित्यिक उल्लेख हमें मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 2 बार साथियों स्तूप का उल्लेख आया है ऋग्वेद में। तो इसका अर्थ ये लगाया जाता है कि बुद्ध से और पहले भी जो है स्तूप बनवाए जाते रहे हैं, सनातन सभ्यता में, जैन सभ्यता में और बुद्ध सभ्यता में, तीनों ही सभ्यताओं में स्तूप बनवाए गए हैं। क्लियर? और एक बात और बता देता हूँ साथियों, स्तूप जो है ना, सबसे अच्छा स्तूप का जो उदाहरण है ना, स्तूप या टीला बोल देते हैं इसको, सबसे अच्छा जो स्तूप का उदाहरण है वो है सांची का स्तूप। बहुत फेमस है, बहुत अलंकारिक है, बहुत अच्छा है, जा करके आप देख सकते हैं गूगल के ऊपर, और बुक्स वगैरह में मिल जाएगा आपको। देखिए उसकी डिज़ाइन क्या है, उसकी तोरण कब कब बनाई गई, कौन कौन से 4 द्वार हैं, अंड कौन सा है, उसका छत्र कैसे हैं, मेधी कैसी है, सारी ही चीज़ें, परिक्रमा जो लगाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंड और छत्र ये दोनों पॉइंट साथ नेट के आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, स्तूप हो गया और विहार हो गया। इसके बाद स्तूप जो है मेन उसके ऊपर अब थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि स्तूप बहुत ज़्यादा मिले हमें साथियों, और जो मेन स्तूप हैं उसके ऊपर हम देख लेते हैं एक बार। तो भरहुत का स्तूप, ठीक है, सांची का भी मैंने बताया आपको, सांची का बहुत इंपॉर्टेंट स्तूप है साथियों, बहुत अलंकृत स्तूप है और अभी तक का सबसे सुसज्जित और व्यवस्थित स्तूप है, जो कि प्राचीन काल मौर्य के समय का है सांची का स्तूप। सारनाथ का स्तूप से तो आपको पता होगा साथियों कि भारत का जो राज के चिन्ह है, 4 शेरों की जो मूर्ति है वो सारनाथ के ही स्तूप से ली गई है। ठीक है, तक्षशिला का स्तूप मिला साथियों। तक्षशिला में मिला है सिरकप और सिरसुख नाम के 2 जगह हैं। तक्षशिला आधुनिक पाकिस्तान में है, वहाँ पे स्तूप मिले हैं। और अमरावती का स्तूप है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है साथियों कि सारनाथ के अंदर 2 स्तूप हैं। सारनाथ का जो स्तूप है ना, वहाँ पर एक तो सारनाथ का स्तूप, एक सारनाथ का महास्तूप। एक पूरा बड़ा कैंपस है जिसमें कि बहुत सारे स्तूप, छोटे बड़े स्तूप हैं। तो 2 हैं, सारनाथ का दमेक स्तूप बहुत फेमस है साथियों, और एक सारनाथ का महास्तूप। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइए, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए आप। क्या हुआ था लास्ट एक बार, क्या हुआ था साथियों कि क्वेश्चन आया था कि सारनाथ का महास्तूप और लोगों ने कहाँ पर है उसकी विशेषताएं पूछी थी। तो अधिकतर स्टूडेंट जो कंफ्यूज हो गए, उनको लगा कि सारनाथ का स्तूप है, तो लोगों ने स्तूप के वाले ऑप्शन के ऊपर टिक कर दिया। वो क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट्स का गलत हुआ था। तो स्तूप, सारनाथ का स्तूप और सारनाथ का महास्तूप, अच्छे से देख लीजिए इन चीज़ों को। क्लियर हुआ ये हमारा? हाँ, ये हमारा हो गया साथियों यहाँ सिक्कों के बारे में, दंडकार छापना वगैरह के बारे में, राजकीय कला के बारे में। अब इसी के साथ साथ हम इससे थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं इस चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो साथियों अब हम जरा और कला जो थी हमारी 2 प्रकार की थी साथियों। अभी बताया हमने आपको राजकीय कला और लोक कला।
ठीक है, एक राजकीय जो इसको राज्य का संरक्षण मिलता था, राज्य का संरक्षण मिलता था, और लोक कला जो आम आदमी भी बनाता था, मूर्तियाँ वगैरह, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ वगैरह वगैरह बनाता था। ठीक है, तो उसके बाद राजकीय कलाओं में हमारा क्या आता है, स्तंभ। स्तंभ मौर्य काल की सबसे महत्वपूर्ण वस्तुओं में से एक आती है साथियों। यहाँ पे क्वेश्चन बनता ही बनता है यहाँ से, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, बार बार बता रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बार बार। ठीक है, तो स्तंभ जो है, अशोक के स्तंभों को क्या कहा गया है साथियों, अशोक की लाट। अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे, वो एक अलग मैटर है। अशोक ने जितने भी स्तंभ बनवाए थे ना, स्तंभ लेख जो बनवाए थे, स्तंभ जितने बनवाए, उनको क्या कहा गया है, अशोक की लाट कहा गया है। हालांकि दिल्ली के अंदर साथियों कुतुब कैंपस, कुतुब मीनार जहाँ पर है, वहाँ पर भी एक है लोहे का पिल्लर, चंद्रगुप्त 2 के नाम, उसके ऊपर चंद्र लिखा हुआ खाली। तो विद्वानों ने आंकलन लगाया है कि वो चंद्रगुप्त 2, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो कि गुप्त काल में हुआ था, उसका बनवाया हुआ लोहे का पिल्लर है। हालांकि कुछ विद्वानों में मतभेद है उसको लेकर के, क्योंकि चंद्र ओनली चंद्र लिखा हुआ है उसके ऊपर, और वो लोहे का पिल्लर सैकड़ों सालों से खड़ा, उसको जंग नहीं लगा। मैं खुद जाकर के देख करके आया हूँ। ब्राह्मी लिपि में लेख लिखा है उसके ऊपर, वो उसकी डेफिनेशन बताऊंगा जब वो चैप्टर आएगा ना, पूरा पढ़ाऊंगा उसके बारे में आपको। तो स्तंभ, अशोक की लाट को अशोक के स्तंभों को अशोक की लाट बोल दिया जाता है, जो कि 30 स्तंभ बताए जाते हैं अभी तक साथियों। अशोक के कितने स्तंभ मिले हैं, 30 स्तंभ मिले हैं। फायान हालांकि 6 स्तंभों का उल्लेख करता है, और वेनसांग जो कि 7वीं सेंचुरी में आया था, वो कहता है कि केवल उसने 15 स्तंभों का उल्लेख किया है। वेनसांग हालांकि ये 4th सेंचुरी में आया था साथियों, ये पहले आया था, ये बाद में आया था, इसको ज़्यादा देखने चाहिए थे, है ना, लेकिन इससे केवल 6 स्तंभों का उल्लेख किया है। और जो 7वीं सेंचुरी में वेनसांग आया था, इसने 15 स्तंभों का उल्लेख किया है अपने संस्मरणों में। निर्माण कहाँ होता था साथियों, चुनार जो कि आधुनिक उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नामक स्थान पर है, वहाँ से के बलुआ पत्थरों से इन स्तंभों का निर्माण होता था। और सबसे अच्छी बात ये थी साथियों कि ये पॉलिशदार थे, एकदम चिकने बनाए हुए थे साथियों, एकदम रगड़ रगड़ के, जैसे आधुनिक संदर्भ में हम घरों में, मकानों में जब पीओपी करवाते हैं, पेंट कराते हैं, तो उससे पहले कारीगर जो है एमरी पेपर, घिसने वाला पत्थर से बिल्कुल घिस के गड़गड़ बिल्कुल चिकना बना देते हैं, फिर उसके ऊपर पेंट करते हैं तो बिल्कुल शाइनिंग फिनिशिंग आ जाती है। इसी प्रकार से बगैर किसी पेंट किए वगैरह, कोई पेंट वगैरह किए हुए पत्थरों के ही ऊपर, एकाश्म पत्थर, मतलब एक ही पत्थर नीचे से लेकर के, जड़ से लेकर और टहनी तक, ऊपर तक, नीचे से लेकर ऊपर तक, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, एक ही पत्थर होता था, उसी को तराश करके ये पिलर बनाए गए हैं। ठीक है, तो बहुत सुंदर है डिजाइन इनका, और बहुत भारी बन जाते थे साथियों, और एकदम चिकने बना दिए जाते, बिल्कुल शाइनिंग मारते हुए। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट है उस समय की मौर्य काल के स्तंभ। ठीक है, कारखाना चुनार में होता था, मिर्जापुर, आधुनिक मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है साथियों। लाल बलुआ पत्थरों से इनका निर्माण किया जाता था, और एक आश्म होते थे। एक आश्म बोले, अभी मैंने बताया कि मोनोलिथिक बोल तो एक ही पत्थर को तराश करके पूरे दिन, कोई किसी प्रकार का कोई जोड़ नहीं है बीच में। ठीक है, लेंथ इनकी कितनी रही है, लगभग 12 से 15 मीटर, एम मतलब मीटर, यानी कि 36 से लेकर 50 फीट, 50 फुट लगा लीजिए, 10 फुट की एक मंजिल होती है, लगभग 50 फुट, यानी कि 5 मंजिला, साधारण अंदाजा लगाना हो तो 50 फुट मतलब 5 मंजिला भवन के, 5 मंजिल की कोई बिल्डिंग देख लीजिए, उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि लगभग इतनी हाइट रही होगी अशोक स्तंभों की। ठीक है, और वजन लगभग 50 टन, कितना है 50 टन, एक टन में साथियों 1000 किलो होता है। 1 टन इक्वल टू 1000 kg, इट मीन्स 50 टन इक्वल टू 50,000 kg, 50,000 किलो कैसे उठाया होगा साथियों उन्होंने, ट्रांसफर कैसे किए होंगे और कैसे उन्होंने खड़े किए होंगे साथियों। कोई क्रेन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था उस समय इतना, तो खास टेक्नोलॉजी रही होगी उस समय की। आज हम जिसको टेक्नोलॉजी बोल देते हैं, उस समय की भी अपनी एक टेक्नोलॉजी रही होगी, जिसकी वजह से बनाए गए थे और खड़े किए गए थे। हजारों साल, सैकड़ों साल बीतने के बाद भी ऐसे ही मिलते हैं हमें, कुछ टूट फूट गए हैं लेकिन हैं, वजूद है उनका। सारनाथ का स्तंभ सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक आता है साथियों। सारनाथ का स्तंभ, सॉरी वो मैंने गलत बता दिया था आपको कि सारनाथ का स्तूप नहीं था, वो सारनाथ का स्तंभ से लिया गया है। ये हमारा भारत सरकार का राजकीय चिन्ह, जिसमें कि 4 शेर हैं एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हुए हैं, उसके नीचे अशोक चक्र है जिसमें कि 24 तिलियां हैं, एक तरफ वृषभ की मूर्ति और एक तरफ घोड़े की मूर्ति है, और नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है, तो वहां से लिया गया राजकीय चिन्ह। सर्वोत्तम रूप में सारनाथ का स्तंभ है, सबसे अच्छा, सबसे बड़ा है, 70 फीट इसकी हाइट है। स्तूप, अभी मैंने बताया आपको, स्तूप या चैत्य, स्तूप का शाब्दिक अर्थ थूहा या एक ढेर,
अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार बोले तो इस प्रकार से, इस प्रकार का जो डिजाइन होता है वो उसको स्तूप बोल देते हैं हम, थूहा बोल देते हैं, मिट्टी का ढेर है, शहबाजगढ़ी वगैरह मिला ढेर, बहुत सी जगहों पे मिले हैं स्तूप हमारे, इनको चैत्य भी बोला जाता है साथियों, कुछ जगहों पर इनको चैत्य बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि चिताओं के जहाँ पे बुद्ध दर्शन से जुड़े हुए लोगों की चिताएं जलाई जाती है, उन्हीं के ऊपर जो स्तूप बना दिया जाता है उसको चैत्य बोल देते हैं, और पूजा वूजा करने के इनके काम आता है, अर्चना पूजा उपासना करते हैं। हालांकि देखिए दर्शकों, कितने इंटरेस्ट की बात है कि जो व्यक्ति आडंबरों के खिलाफ खड़ा हुआ, बुद्ध हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हों हमारे, चाहे ज्योतिबा फुले रहे हों, ठीक है, ये आडंबरों के खिलाफ खड़े हुए और लोगों ने इन्हीं की उपासना शुरू कर दी। हाँ, महायान के अंदर है वो इसकी पूजा करते हैं महात्मा बुद्ध की, आपको मंदिर मिल जाएंगे बुद्ध के दर्शन, जहाँ पे उनकी आरतियाँ होती है। जैन का मैंने खुद देखा मंदिर, जैन पूजा करते हो, दिल्ली के अंदर जाइए आप, पता लगेगा आपको, जैन पूजा कर रहे हैं, जैन उसकी मूर्ति की, बताओ, वो खुद, जबकि वो खुद मूर्ति पूजा खिलाफ खड़े हुए थे, लेकिन उन लोगों ने बाद में उन्हीं की पूजा करनी शुरू कर दी। हद हो गई यार। बाबा साहब अम्बेडकर कहते कहते चले गए, पूरा जीवन उनका चला गया इसी के खिलाफ लड़ते हुए, ठीक है। लोगों ने उनका एक स्टैचू बनाया, स्टैचू के ऊपर माला पहनाई, और अगर आलू काटा आधा, साबुत आलू तो लुढ़क जाएगा, आधा काटा आलू रखा, उसके ऊपर अगरबत्ती लगा दी और जय शंकर हरिओम। उसकी ये क्या है, पूजा नहीं तो और क्या है साथियों, आप बताइए जरा। अगरबत्ती लगाना किसी की पूजा उपासना तो हुई। इसी प्रकार से इस्लाम में कब्र के ऊपर चादर चढ़ाना, कब्रों के ऊपर अगरबत्ती लेकर के जाना, सूफी संतों की दरगाह पर जाना, फूल चढ़ाने, क्या ये पूजा ही तो है। इस्लाम तो नास्तिक है, वो तो ईश्वर को मानता नहीं, पूजा उपासना से घृणा करते हैं लोग, लेकिन फिर भी इस्लाम के लोग जाते हैं वहाँ पर। मैं किसी धर्म विशेष के बारे में उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शुरुआत में क्या था स्वरूप और आधुनिक स्वरूप क्या है उसको जोड़ करके आपको बता रहा हूँ। क्लियर? अच्छा, ऋग्वेद में सबसे इसका प्राचीनतम संदर्भ मिलता हमें स्तूप का, 2 बार मिलता है, ठीक है। तो स्तूप के प्रकार, स्तूप के कितने प्रकार होते हैं साथियों, देख लेते हैं। एक 4 प्रकार के मेन स्तूप माने गए साथियों। एक होता है शारीरिक, शारीरिक मतलब शरीर जहाँ पर जलाया गया हो किसी भी बुद्ध दर्शन से जुड़े हुए व्यक्ति का, या किसी भी दर्शन से जुड़े हुए व्यक्ति का, उसके शरीर जहाँ पर जलाया गया हो, चिता जहाँ पर बनाई गई हो, उसी के ऊपर जो स्तूप बना दिया जाता है उसको शारीरिक स्तूप बोलते हैं। बुद्ध से खास तौर से देखा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्तूप मिले साथियों वो बुद्ध दर्शन से जुड़े हुए मिले हमें, ठीक है। जो कि इसमें से पिपरवाह जो है स्तूप है वो प्राचीनतम स्तूप है साथियों। पिपरवाह का स्तूप जो है वो प्राचीनतम स्तूप है। पारिभौगिक स्तूप, पारिभौगिक स्तूप कैसे होते हैं साथियों, जो कि बुद्ध दर्शन से जुड़े हुए लोग या महात्मा बुद्ध ने जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया था ना, जिन सामग्रियों का इस्तेमाल किया था, उनको रख करके और जो स्तूप बनाए जाते हैं, जैसे कि प्रयुक्त सामग्री, पात्र, भिक्षा पात्र, जो कि भिक्षा पात्र देखा होगा आपने, आजकल साधु सन्यासी रखते हैं भिक्षा पात्र, भिक्षा के लिए। लोटे की तरह होता है वो, ताम्र या पित्तल का बना हुआ। चीवर, वस्त्र और पादुका, पाँव में पहने जाने वाले खड़ाऊ वगैरह, उनसे जुड़े हुए वस्तुओं को रख करके उसके ऊपर जो स्तूप बनाया जाता है उसे पारिभौगिक स्तूप कहते हैं। क्लियर? उद्देश्य का स्तूप, उद्देश्य का स्तूप जो साथियों बुद्ध और बुद्ध से पूर्व जितने भी बुद्ध हुए हैं उनके जो स्तूप हुए हैं वो कहलाते हैं उद्देश्य का स्तूप। महात्मा बुद्ध ऐसा नहीं है साथियों कि केवल महात्मा बुद्ध ही हो, महात्मा बुद्ध से भी बहुत बुद्ध हुए हैं। टोटल 28 बुद्धों की अवधारणा है बुद्ध दर्शन के अंदर, और इनमें से प्रमुख कनक मुनि हुए, 5 ध्यानी बुद्ध हुए हैं। आप देखोगे, मैंने टेलीग्राम में पोस्ट किया हो पहले भी, आप देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। और आने वाला बुद्ध, आने वाले भविष्य के बुद्ध भी हैं बुद्ध दर्शन में। कुछ संप्रदाय ऐसे हैं, केवल 2 संप्रदाय हमें ज़्यादातर पढ़ाया जाता है, हीनयान और महायान, लेकिन इसके अलावा भी है, तंत्रयान है, वज्रयान है, और आपका ये तिब्बत में दूसरा एक चलता है। तो इस तरह बहुत सारे वो इनके वो हैं उप संप्रदाय। तो हमें चूंकि 2 के बारे में पढ़ाया जाता है, हीनयान और महायान के बारे में, ठीक है। तो ये जो था ना, बुद्ध और पूर्व बुद्ध, इनसे जुड़े हुए जो स्तूप बनाए जाते हैं उनको उद्देश्य का स्तूप कहते हैं हम। क्या कहते हैं? उद्देश्य का स्तूप, जो कि प्रमुख रूप से 8 महास्थान, महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए 8 महास्थान है ना, उन पर भी स्तूप बनाए गए, वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। 4 प्रमुख स्थान है साथियों महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए, हालांकि 8 महास्थान है, लेकिन 4 प्रमुख स्थान है। कौन कौन से? सबसे पहले जहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ, कपिलवस्तु। दूसरा, जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, बोध गया, बिहार में है। नंबर 3, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया, प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन। पायल में बार बार बोल रही थी कि आप धर्म को धम्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि साथ ही देखिए प्राकृत का शब्द है। मैं चाहता हूँ कि ओरिजिनलिटी बनी रहे, ओरिजिनलिटी बनी रहे। हम एक्सप्लेनेशन में धर्म बोल सकते हैं, लेकिन लिखने में हम धम्म ही लिखा जाएगा साथियों, धम्म, ठीक है। तो
दम लिखा जाएगा। तो ये जो था, कहाँ थे यार हम, हाँ बोध गया पहला कौन सा था, जहाँ पर उनका जन्म हुआ, कपिलवस्तु, ठीक है। दूसरा जहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, क्या बोलते हैं, बोध गया। तीसरा जहाँ पर उन्होंने धर्म अपना प्रवचन दिया था, पहला प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन बोल देते हैं, या फिर धर्मचक्र प्रवर्तन भी बोल देते हैं उसको, सारनाथ में। मृगदाव, या मृगदाव सारनाथ के मृगदाव में, मृगदाव छोटी जगह है, सारनाथ बड़ी जगह है, इसलिए इजी समझ में आ जाए, सारनाथ, क्लियर। और चौथा कुशीनारा, जहाँ पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, आनंद के साथ, आनंद उनके समय था। हाँ एक बात और बताता हूँ साथियों, महापरिनिर्वाण सूत्र, कौन सा, महापरिनिर्वाण सूत्र में उल्लेख मिलता है हमें साथियों, क्या कि महात्मा बुद्ध ने स्वयं कहा था आनंद को, जो कि उनका प्रिय शिष्य था, और उनके बाद प्रमुख और सबसे वृद्ध और सबसे योग्य उनका शिष्य था, वृद्ध भी था, सबसे योग्य शिष्य भी था, कौन, आनंद, महात्मा बुद्ध का। उस महात्मा बुद्ध ने उनको कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर धातु पर एक विशाल स्तूप बनवाना, महापरिनिर्वाण सूत्र में लिखा हुआ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्लियर। सारनाथ और कुशीनारा, जहाँ पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु थी। चौथे नंबर पे आता था हमारा साथ संकल्पित स्तूप। संकल्पित स्तूप मतलब इच्छा पूर्ति के लिए और मनोती के लिए जो स्तूप बनवाए जाते थे साथियों, ठीक है। इच्छा पूर्ति के लिए आज भी हमारे धार्मिक मान्यताएं कुछ लोगों की, कि अगर मेरी ये काम सिद्ध हो गया तो मैं ये करूंगा, हे देव जो जिसको जो भी मानता है मेरा ये काम सिद्ध होगा तो मैं आपके ऊपर ये चढ़ाऊंगा, आपके लिए ये बनवाऊंगा, आपके लिए भंडारा करूंगा, आपके लिए एक मूर्ति स्थापित करवाऊंगा, एक मंदिर बनवाऊंगा, जमीन दान दक्षिणा दूंगा, जो भी जिसका श्रद्धा जैसी होती है, तो मनोती मांगते हैं लोग, ठीक है। कौन, श्रद्धालु के द्वारा बनवाया गया। विहार मैंने बनवाया साथियों, बताया आपको कि बुद्धिस्टों के रहने का स्थान जो था, बुद्धिस्ट लोग जहाँ का रेजिडेंशियल कैंपस था, उसको विहार बोलते हैं। ज़्यादातर गुफाओं के रूप में मिलते हैं हमें पहाड़ियों के अंदर, क्योंकि वो सांसारिक लोगों से दूर रह करके एकांत में अपना निवास स्थान बनाते थे। कौन कौन से हैं, अशोकाराम जो कि अशोक ने बनवाया था, और कुक्कुटराम, ये दो प्रमुख विहार है साथियों। हालांकि अभी जो कुछ विद्वान इसको भी मानते हैं कि जो सासाराम बिहार में है, तो जिस भी शब्द के पीछे, जिस भी स्थान के पीछे राम जब लग जाता है ना साथियों, हम तो रामायण वाले राम से जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बुद्ध से जुड़े हुए लोग उसको अशोकाराम, घोषिताराम, सासाराम जो बिहार में है, इसको राम जिस भी शहर के पीछे लग जाता है, वो उसको बुद्ध से जुड़े हुए दर्शन, जुड़े हुए स्थान के रूप में मान्यता देते हैं। जैसे कि सासाराम बिहार में एक जगह है, क्लियर। तो कुक्कुटराम जो कुक्कुट का शाब्दिक अर्थ मुर्गा होता है, ठीक है। तो कुक्कुटराम जो विहार बनवाया था अशोक ने, उसमें अशोक ने 100 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दान देने का संकल्प दिया था। कितनी, 100 करोड़ मुद्राएं। यार 100 करोड़ थोड़ी होती हैं क्या, 100 करोड़ अगर स्वर्ण मुद्राएं आप दान दे दोगे तो राजकोष में बचेगा क्या। 96 करोड़ वो दे चुका था। उसके बाद उसके वंशज जो कि संप्रति हुआ था, जैन दर्शन को मानने वाला, मैंने बताया आपको, संप्रति, और उसका जो मंत्री था राधागुप्त ने कह करके रोक दिया, राजकोष उससे हटा दिया कि आप अलग हो जाइए, आप सबूत खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, राज्य कैसे चलेगा। तो अशोक को अलग कर दिया। अशोक फिर भी नहीं माना। 96 करोड़ देने के बाद उसने अपनी पर्सनल जो उसके एसेट्स थे, पर्सनल संपत्तियाँ थी, जो उसके बाद धन था, वो भी धीरे धीरे देना शुरू कर दिया। और लास्ट में मैंने बताया था पहले भी आपको, उसके पास क्या बचा, एक आंवला बचा सालिक, और वो भी उसने संघों को दान कर दिया। डूब मरना चाहिए ऐसे राजा को, मैं तो कहता हूँ। और उन लोगों को जो जिन्होंने सब कुछ लूट लिया उसका, उन बुद्धिस्टों ने। भाई राजा तो बेवकूफ़ होगा, चलो यार तुम तो सोचो, तुम तो धर्म के मानने वाले हो, तुम भी उससे लूटे जा रहे हो। 96 करोड़ मुद्राएं लेकर कहाँ जाओगे फिर, तुम कैसा सन्यासी हो जो कि उनसे पैसा लिए जा रहे हो। तो पैसा तो भूखा कौन हो, राजा थोड़ी भूखा, भूखे तो तुम हो गए, क्योंकि तुम्हारी भरने में नहीं आ रही है नीयत। क्लियर, साफ बोलता हूँ। अशोक ने दे दी स्वर्ण मुद्राएं, क्लियर हो गया यहाँ तक का, ठीक है। अब नगर के बारे में बात कर ले साथियों, काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें। पाटलिपुत्र राजधानी थी। पाटलिपुत्र जो राजप्रसाद था, जो कि उनका संसद भवन था साथियों, जहाँ पर डिस्कशन करते थे, सबसे बड़ा था अपने समय का। स्पूनर ने वहाँ बाद में जो खुदाई हुई है कुम्हरहार के जो अवशेष मिले हैं, 72 स्तंभ मिले हैं, वहाँ से जोड़ा गया है। उसको माना गया है चंद्रगुप्त सम्राट का राजप्रसाद, बोले तो राज दरबार, ठीक है। बाद में 8 स्तंभ और मिले, तो 80 स्तंभों का वर्णन और भी लोग करते। पतंजलि का महाभाष्य में हमें 80 स्तंभों का उल्लेख मिलता है, जो कि मौर्यकालीन है। स्पूनर ने भी वहाँ से अवशेष निकाले हैं, ठीक है। तो उसको यूनानियों ने क्या बोला, पालिब्रोथा, किसको, पाटलिपुत्र को। राजधानी थी मौर्यों की, ठीक है। मैगस्थनीज कहता है कि उस पाटलिपुत्र में 64 द्वार
बोले तो गेट थे और 570 बुर्जियाँ थी, बड़ी बड़ी बुर्जियाँ। बोले तो हालांकि शब्द गलत है, यहाँ पे बुर्जियाँ नहीं आएगा, क्योंकि बुर्जियाँ शब्द साथियों फारसी से संबंधित है। ये मध्यकाल में आएगा, अभी हम प्राचीन काल में ही चल रहे हैं। तो 570 बुर्जियाँ थी, बड़ी बड़ी पिलर्स के टाइप में जो होती हैं, देखी होंगी आपने मस्जिदों के पास, जैसे कि ताजमहल के जो मेन गुंबद है उसके चारों तरफ 4 बुर्जियाँ हैं ना, बड़ी बड़ी विशाल, उनको बुर्जियाँ बोल देते हैं। हालांकि वो एक सेना की दूर से देखने के लिए, रक्षा करने के लिए होती थी, ताकि सैनिक वहाँ पे पहरा देते थे और चारों तरफ ऊंची बनाई जाती थी, ताकि लोग सैनिक वहाँ से उसकी सिक्योरिटी देख सके, कोई आ जा तो नहीं रहा, क्या गतिविधि चल रही है पूरे उधर। तो लकड़ी से निर्माण किया गया था कि इस पाटलिपुत्र के राजभवन के लकड़ी, क्योंकि कुम्हरहार से भी उसके अवशेष मिले हैं, लकड़ी के 2500 साल करीब होने जा रहे हैं साथियों। कश्मीर बसाया अशोक ने वितस्ता व्यास नदी के किनारे, कहता है कल्हण ने अपने राजतरंगिणी में लिखा है कि अशोक ने कश्मीर नगर की स्थापना की थी वितस्ता या व्यास नदी के किनारे। कल्हण 12वीं शताब्दी में हुआ था साथियों, ठीक है। तो लेकिन आधुनिक इतिहासकार, अब जब चैप्टर आएगा ना, मैं देखता तब पढ़ाऊंगा आपको कि आधुनिक इतिहासकारों ने सल्तनतकालीन एक राजा को इसका श्रेय दे दिया है। किसका? कश्मीर का। इस अशोक ने एक दूसरा नेपाल में नगर बसाया, कौन सा? जिसका नाम है ललितपत्तन। और मूर्तिकला धोली और कलसी से हाथी मूर्ति मिली है साथियों, जिसके नीचे लिखा हुआ है गजतमे लेख। क्या लिखा है? गजतमे। गज मतलब हाथी और तम हाथी से संबंधित है, धोली और कलसी से ये मूर्ति मिली है हाथी की। क्लियर हो गया ये साथ। तो आज हमारा साथियों टोटल चैप्टर क्लोज कर देते हैं हम इसको। मौर्य काल हमारा पूरा हो गया है, अब चलेगा हमारा मौर्योत्तर काल। क्या चलेगा? मौर्योत्तर काल का टाइम पीरियड क्या रहेगा इसका? 200 BC से 300 AD। ये 500 वर्ष जो है ना, ये 500 वर्ष जो आएंगे साथियों मौर्योत्तर काल में आएंगे। इसमें शुंग आएगा, शुंग वंश आएगा, कर्ण वंश आएगा, सातवाहन वंश आएगा और भी, और उसके बाद में फिर हमारा मौर्य काल गुप्त काल आ जाएगा 240 AD के बाद में। ठीक है, तो ये इसमें भी टाइम लगेगा, इस पर हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। जब तक आप इसको एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, फिर मैं इसको डिटेल से समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये मौर्य काल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता था। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर तरीके से डिस्कशन किया। अगर कोई टॉपिक छूट जाता है मौर्य काल से तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नए स्टूडेंट्स को हालांकि इतना नहीं पता होता है, फ्रेशर्स को, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट्स हैं साथियों, जो 2 बार 3 बार 1 बार 4 बार एग्जाम का पैटर्न एग्जाम दे चुके हैं, अटैम्प्ट दे चुके हैं, उन्हें ज़्यादा नॉलेज होती है। तो हो सकता है कोई मुझसे छूट गया हो कोई टॉपिक, तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं सर ये टॉपिक रह गया है, तो मैं उसको और अच्छे से बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमें भी कई बार माइंड से स्किप हो जाती हैं चीज़ें साथियों, नहीं ध्यान रह पाता, कोई चीज़ छूट जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको बता सकते हैं, इसमें तो कोई वो नहीं है, हम डिस्कशन दोबारा कर लेंगे, उसमें क्या है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा आज का ख़त्म हुआ साथियों। कैसा लगा हमारा ये वीडियो आपको, इसके बारे में ज़रा हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके बताइए। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, फिर बता रहा हूँ आपको। क्लियर? तब तक के लिए फिर मिलते हैं साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।